नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चंद बातें करना और मुतमईन होना अच्छा नहीं होता। सियासत आखिर दम तक सभी को आजमाती है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। सियासत में जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। ये हाल इस वक्त समाजवादी पार्टी का है। एक और तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं और पार्टी के विधायकों को गुड इमेज करने की नसीहत देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता कांड पर कांड किए जा रहे हैं। कभी सांसद जी कटिया डालते हैं तो पकड़े जाते हैं, तो कभी आग लगाने का काम करते हैं। इसीलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डंके की चोट पर कहता है कि टीपू के भ्रष्ट सिपह सालार योगी का धुआंधार प्रहार। दरअसल उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की किरकिरी होने के बाद अखिलेश यादव एक्टिव हो गए। अखिलेश यादव ने कल भी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की और आज भी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। अखिलेश यादव ने कल समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते हुए कहा कि नेताओं को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और साथ ही जो उनकी बैड इमेज है उसे गुड इमेज में यानी अच्छी तस्वीर में तब्दील किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद साहब को नोटिस मिल गया। बता दें, संभल में हिंसा के बाद से सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें अवैध निर्माण के मामले में पहले 2 नोटिस दिए जा चुके हैं। इस पर आपत्ति दर्ज करने के बाद प्रशासन ने अब तीसरा नोटिस जारी कर दिया है और उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। सांसद बर्क ने आपत्ति जताते हुए जवाब में लिखा था कि कोई नया निर्माण नहीं किया गया है, मरम्मत कार्य था, लेकिन प्रशासन ने आपत्ति गलत ठहराते हुए कहा कि यह मरम्मत का कार्य नहीं बल्कि नया निर्माण है। संभल प्रशासन ने संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को 2 नोटिस दिए थे, जिसके बाद सांसद ने 27 दिसंबर को सरकारी नोटिस पर अपनी आपत्ति जताई थी कि कोई नया निर्माण नहीं किया है। सांसद की इस आपत्ति पर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आपका कार्य मरम्मत का नहीं बल्कि नए निर्माण का है, आपकी आपत्ति भी गलत है। प्रशासन ने 16 जनवरी को सांसद को बुलाया है। अब अगर सांसद जी ने जरा भी होशियारी दिखाई तो वो दिन दूर नहीं होगा जब उनके ऊपर भी बुलडोजर से प्रहार होगा। तो लाल टोपी धारी भ्रष्टाचार करे रोज। एक तरफ अखिलेश यादव अपने सांसदों को, अपने विधायकों को गुड इमेज बनाने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने एक गुड इमेज बनाइए, जनता के बीच में आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके सांसद कांड पे कांड किए जा रहे हैं। बात यहाँ पे संभल सांसद जियाउर रहमान वर्क की कर ली जाए तो अब उनको देखिए तीसरा नोटिस भी दे दिया गया है और ये कहा गया है कि वो इस निर्माण को तत्काल रोके वरना बुलडोजर कार्रवाई हो जाएगी। जियाउर रहमान की तरफ से कहा गया है कि ये निर्माण कार्य नहीं है, ये मरम्मत कार्य है, लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर उनकी इस बात को खारिज कर दिया है और उनकी इस आपत्ति को खारिज करते हुए जो आपत्ति बर्क की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है और जवाब में यह लिखा गया है कि ये नया निर्माण है, ये मरम्मत का कार्य नहीं है। लेकिन प्रशासन ने देखिए आपत्ति गलत ठहरा दी है और कहा है कि यह मरम्मत नहीं बल्कि नया निर्माण है। तो जियाउर रहमान बर्क को पहले ही 2 नोटिस थमा दिया गया था, जिसके बाद अब तीसरा नोटिस भी उन्हें थमा दिया गया है और यह कहा गया है कि आपका कार्य मरम्मत का नहीं बल्कि नए निर्माण का है, आपकी आपत्ति गलत है। प्रशासन ने 16 जनवरी को सांसद को बुलाया है और अब अगर जियाउर रहमान ने किसी तरह की चालाकी या होशियारी की या फिर अपने पद का दुरुपयोग करने की कोशिश की या इस पूरे मामले को पलटने की कोशिश की तो बुलडोजर कार्रवाई उनके ऊपर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो तीसरे नोटिस के बाद अगर संभल सांसद निर्माण नहीं रोकते हैं तो अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत सजा और जुर्माना यानी 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी उन पर लगाया जा सकता है। इसके बाद भी यदि निर्माण जारी रहेगा तो प्रतिदिन 500 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है जब तक कि अवैध कार्य चलता रहेगा। सांसद को दिए गए नोटिस में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासन की अनुमति लिए बिना निर्माण कार्य करना अवैध है। साथ ही निर्माण कार्य
का जो नक्शा है स्वीकृत कराना भी जरूरी है। तो जियाउर रहमान बर्क की जो मुसीबतें हैं वो तो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सवाल जवाब भी होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक तरफ अखिलेश यादव अपने सांसदों को, अपने विधायकों को बैठक करके ये तो बता रहे हैं कि गुड इमेज बनानी है, जनता के सामने आपको अपनी छवि को सकारात्मक रखना है, लेकिन उनके ही सांसद उनकी इस बात को लेकर कितने ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं ये तो जमीनी स्तर पर हम सब देख रहे हैं। तो हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा और होंगे उनसे सीधे तीखे सवाल। तो संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें एक के बाद एक नोटिस दिए जा रहे हैं और अब उनके अवैध निर्माण पर तीसरा नोटिस भी उन्हें दे दिया गया है। संभल हिंसा के बाद से जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अवैध निर्माण के मामले में उन्हें पहले 2 नोटिस दिए जा चुके हैं। इस पर आपत्ति दर्ज करने के बाद प्रशासन ने अब तीसरा नोटिस भी जारी करके उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सांसद बर्क ने आपत्ति जताते हुए अपने जवाब में लिखा था कि ये कोई नया निर्माण नहीं है, ये मरम्मत का काम है। लेकिन प्रशासन ने आपत्ति गलत ठहराई और कहा कि ये मरम्मत नहीं बल्कि नया निर्माण है। संभल प्रशासन ने अब ये कहा है जियाउर रहमान बर्क को 2 नोटिस दिए थे, जो उसके बाद सांसद ने 27 दिसंबर को सरकारी नोटिस पर अपनी आपत्ति जताई थी, ये कहते हुए कि ये कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये मेंटेनेंस का काम है, मरम्मत का काम है और प्रशासन की तरफ से उनकी इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी से मैं लेना चाहूंगी। अजीत जी, बर्क साहब की तो मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही और एक और सवाल मेरे दिमाग में जो घूम फिर के आ रहा है, आजम खान साहब का नाम मेरे दिमाग में आ रहा है। कहीं जियाउर रहमान बर्क उनके ही नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहे हैं? देखिए अपूर्वा, अगर आजम खान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो हाल भी वही होगा जो आजम खान का हुआ है जी। उन्होंने भी आपने देखा किस तरह यूनिवर्सिटी से लेकर लाइब्रेरी से लेकर और किस तरह के पूरे मसले उनके सामने और 100 से अधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज कर गए। और देखिए आज उनका हश्र हुआ, उनके पूरे परिवार का, खानदान का जो राजनीतिक हैसियत थी, जो राजनीतिक कैरियर था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और देखिए ये जियाउर रहमान बर्क वही है, ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई देखिए हम तो बाबर की संतान है, ये हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते, हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते, ये अपना कानून चलाते हो। देखिए इनके ऊपर इसके पहले बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। खुद मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि वहां जो है विधानसभा सत्र के अंदर जियाउर रहमान बर्क को लेकर और संभल को लेकर कि वहां पावर हाउस चल रहा था, लाइन लॉस चल रहा था, यानी बिजली को आप खत्म कर रहे थे और चारों तरफ से घेरा बना के आप वहां बिजली की चोरी कर रहे थे, वहां एफआईआर हुआ। अब अवैध निर्माण पर इनको नोटिस दी गई। अब ये अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं, जैसे मकर जाल होता है, अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। और देखिए ये जितनी ज्यादा ये प्रशासन के ऊपर अटैक करेंगे और चीजें बताएंगे वैसे ये उलझते जाएंगे, क्योंकि प्रशासन कह रहा है नहीं, इनका आरोप गलत है। पहले ये हुआ कि वक्फ की संपत्ति है, कई सारे लोगों ने आरोप लगाया जो है पूर्वा। जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अगर किसी के पास कोई कागजात है, कोई दस्तावेज है तो हमारे सामने लाए, अगर वो नहीं लाएगा तो फिर वो कार्रवाई की जद में आएगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप कहीं अशांति नहीं फैला सकते, आप जो गंगा जमनी तहजीब है उसको आप बिगाड़ नहीं सकते। पहले मंदिर मस्जिद के नाम पे बिगाड़ा, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, वहां अपने बाहरी लोगों को इकट्ठा कर लिया, फिर आपके ऊपर बिजली की चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, मीटर लाइन लॉस आप करा रहे थे, अवैध तरीके से बिजली की सप्लाई आप करा रहे थे, पूरा ट्रांसमिशन लगा रखा था आपने। अब अवैध निर्माण को लेकर जमीन का मसला आ गया तो कह रहे नहीं ये तो पहले से ऐसा था। प्रशासन कह रहा है नहीं, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। तो जियाउर रहमान बर्क जो हैं वो लगातार दूसरी लाइन ले रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो इस बात की है जियाउर रहमान बर्क की, भाई ये मामला इसको जिंदा रखा जाए। तो ये राजनीति का विषय नहीं है, आप फंसते जा रहे हैं एक के बाद एक, और आप जितना आरोप लगाएंगे प्रशासन पर, प्रशासन एक के बाद एक कागजात निकाल रहा है, आपकी चोरियों को आपको सामने ला रहा है। तो आप सांसद होकर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो प्रशासन आपको छोड़ने वाला नहीं है। जो आपने बात कही कि आजम खान की, आपको याद आ गई पूर्वा, आपने बहुत सही उदाहरण सेट किया जियाउर रहमान बर्क के सामने आजम खान का।
आजम खान भी इसी तरह थे, वो कुछ भी कहते थे, कुछ भी बोलते थे। और एक जमाना था कि जब वो उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर वजीर हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव की सरकार में, और एक जमाना ऐसा है कि उन्हें सालों जेल में रहना पड़ा और अखिलेश यादव मिलने तक नहीं गए। तो जब आपका राजनीतिक सूर्य अस्त होता है तो फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये बात जियाउर रहमान बर्क को समझ नहीं आ रही है। और अखिलेश यादव को तो प्रॉफिट है, जब तक हिंदू मुसलमान लड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की नीति सफल होगी, और वोट बैंक जो एक खिलाफ में है और एक साथ में है। लेकिन जियाउर रहमान की मुश्किलें मानकर चलिए अपूर्वा की वो बढ़ रही है, और एक के बाद एक उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उसकी विवेचना होगी, उसमें चार्जशीट लगेगी संभल बवाल से लेकर और अब तक। तो आप एक के बाद एक कई एफआईआर में आपके नाम आ गए हैं, तो आपको बिल्कुल, बच बिल्कुल, कर रहना अजीत चाहिए। जी। मेरी कम से कम उनको ये सलाह है कि सियासत में जमीन पर रहना चाहिए। बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 1 महीने में 4 से 6 मुकदमे जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज हो गए हैं। और जैसा कि हमने जो एग्जाम्पल आजम खान को लेकर उनके लिए सेट किया है, वो भी उनके साथ भी यही स्थिति हुई थी। मुर्गी चोर तक का उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया था। पूरा जो उनका एक वर्चस्व था उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो पूरी तरह से उनका खत्म हो गया। अब ऐसे में देखिए, जियाउर रहमान बर्क तो युवा है, अभी तो पूरा राजनीतिक करियर उनके सामने पड़ा हुआ है। आगे क्या रास्ता निकालने वाले हैं बर्क साहब? देखिए अपूर्वा, एक जमाना था कि जो आजम खान थे उनकी भैंस चोरी हो गई थी तो पूरा पुलिस महकमा भैंस ढूंढ रहा था। एक जमाना ऐसा आया कि आजम खान के ऊपर बकरी चोरी का, मुर्गी चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। तो देखिए समय बदलता है, इसीलिए कहा जाता है कि मानव नहीं बलवान होत समय बलवान। तो समय हर चीज का हिसाब करता है। तो जियाउर रहमान बर्क को लेकर खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देखिए ये देश जो है वो राम कृष्ण और शिव से चलेगा, ये बाबर और औरंगजेब के आदर्शों से नहीं चलेगा। और अगर आप बाबर और औरंगजेब के आदर्शों को मानते हैं, अपने को बाबर की संतान बताते हैं, तो आप अपना रास्ता ढूंढ लीजिए। जियाउर रहमान बर्क के लिए ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोली थी। और आप देखिए, कोई बहुत शरीफ आपके ऊपर मुकदमे पे मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं। पहले तो तुर्क वर्सेज पठान में, फिर वहां पथराव हुआ, फिर वहां बवाल हुआ, फिर उसके बाद बिजली चोरी का मसला आया, अब जमीन का अवैध निर्माण का मसला आ गया। तो एक के बाद एक मुकदमे आपके ऊपर लग रहे हैं, आपके ऊपर आरोप बढ़ते जा रहे हैं। तो राजनीति में समझ बहुत एक बड़ी चीज होती है। अगर आपको राजनीतिक समझ है और आपको राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा होना है तो इन सब चीजों को अवॉइड करना होता है। और अगर आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे, निजी दुश्मनी पालेंगे, तो ये मामला उलझता जाएगा। और जियाउर रहमान बर्क को भी कम से कम ये बात समझनी चाहिए कि देखिए, जब सुनामी से कोई लड़ नहीं सकता, तो आपको ये बात ध्यान में देना होगा कि अगर आपके खिलाफ सबूत आ रहे हैं, तथ्य आ रहे हैं, तो आपको धैर्य रखना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए और अपने दस्तावेज कागजात देने चाहिए। देखिए कि आपने मेरे ऊपर गलत मुकदमे लगाए हैं, आपने जो कागजात दिए गलत है, और देखिए मैं इसमें नहीं था, मेरा कोई मतलब नहीं। तथ्य और साक्ष्य के आधार पर आपको जांच को पेश कर उसमें शामिल होना चाहिए और अपने जो दस्तावेज हैं वो उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे आपको राहत मिल सके। अपूर्वा, ठीक है, बिल्कुल अजीत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक एक करके अपने पैनलिस्ट का भी परिचय करवा देती हूँ, पैनलिस्ट से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रत्नेश मिश्रा, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रत्नेश जी का बहुत स्वागत है। यश भारती, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यश जी आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप जी आपका बहुत स्वागत है। और पंकज रस्तोगी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। यश भारती जी, शुरुआत सबसे पहले सवालों का मैं आपसे ही करना चाहूंगी। क्या जियाउर रहमान पश्चिमी यूपी के अगले आजम खान बन रहे हैं? एक तरफ अखिलेश यादव गुड इमेज, सकारात्मक छवि की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जियाउर रहमान बर्क जैसे सांसद है जो पूरी सपा की ही छवि को नकारात्मक करने का बीड़ा उठा रखा है। कैसे सकारात्मक छवि बना पाएंगे आप? किसी के यहाँ टीवी चल रहा है भाई, उसकी आवाज बंद करवा दीजिए। आप उसी की आवाज हम लोग को 2-2 बार सुनाई दे रही है। अपूर्वा जी, जिस तरीके से आपने अजीत जी से शुरुआत करी है और पूरा कार्यक्रम प्रायोजित किया है समाजवादी पार्टी की खिलाफत में, जियाउर रहमान के खिलाफ पूरी तरीके से सपा को और संभल को बदनाम करने के हिसाब से, तो और पैनलिस्टों से भी आप चर्चा कर ले, मैं सबके जवाब एक साथ दे दूंगा, बेहतर रहेगा, तो आपका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। यश भारती जी, ये शिकायत आपकी हमेशा रहती है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि
सपा के खिलाफ मैं जवाब देता हूं ना, मीडिया अपने खड़ा हो जवाब गया है, देता हूं सपा ना। के खिलाफ हम यहाँ पर कोई जाल बुन नहीं, रहे मीडिया हैं, नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जवाब देता हूं। आप बाकी सब पैनलिस्टों से भी सवाल नहीं पूछें, नहीं, अब सबका आपसे जवाब सवाल हमें देना पहले, है। मेरा सवाल कार्यक्रम आपसे तो हमारे- पहले आप जवाब दे दीजिए कार्यक्रम ना। हमारे लिए प्रायोजित किया है आपने, कार्यक्रम हमारे लिए प्रायोजित किया है, तो और पैनलिस्ट के भी सवाल होंगे, सबके जवाब दे देंगे, बेहतर तरीके से जवाब दे देंगे। हम जवाब से भाग तो रहे नहीं है, हम तो कह रहे हैं और सवाल आने दीजिए, तो आपका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। चलिए सवाल और आप आएंगे, सफल पहले थोड़ी तो जो होना मेरा चाहते हैं, सवाल है तो आप सफल उसका होना जवाब दे चाहते हैं ना। दीजिए। मैं दूंगा ना, मैं तो कह रहा हूँ और आपका सवाल नंबर अजीत जी जवाब का सवाल दीजिए। हो। अजीत जी, मेरा नंबर आया तो फिर सवाल का जवाब सुन आपने लीजिए। मेरा सवाल, मेरी पूरी बात आपने सुनी नहीं। मैंने आपकी पूरी बात गंभीरता से सुन ली और पूरा आपका चित्रण भी समझ लिया कि आप चाहते क्या हैं। हाँ। मैं अब अपनी बात कह लूं, अगर मुझसे ही कहलवाना चाहते हैं अपर्णा जी। नहीं, मैंने ये भी कहा कि उन्हें आरोप प्रत्यारोप के बजाय अपने साक्ष्य देने चाहिए, जिससे जांच जो सही से हो सके। आरोप और प्रत्यारोप में टाइम उलझने से कोई फायदा नहीं है। मैंने ये बात कही कि उनको जांच को फेस करना चाहिए और अपने कागजात देने चाहिए कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहा है वो गलत है। शायद ये बात आपने नहीं सुनी है भारती जी। मैंने सारी बातें सुन ली। अब अगर आप मुझसे कहना चाहिए तो मेरा निवेदन आपने स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं अपनी जवाब दे देता हूं। देखिए, आप कार्यक्रम को जो चला रहे हैं और आपने उसे एक नया शीर्षक दे दिया कि रामपुर जैसे, आजम खान साहब जैसे ही हमारे युवा सांसद के साथ चीजें होंगी। निश्चित तौर पे वही सीओ चौधरी है, वही जो पहले रामपुर में कलेक्टर थे अब उस क्षेत्र के कमिश्नर हैं, वही सारी गतिविधियां हैं, वही सारे कार्यक्रम हैं, वही मीडिया है और वही प्रायोजित कार्यक्रम है और वही विषय है, वही भाषा है, वही चित्रण है पूरी तरीके से। तो सवाल उठता है कि आजम खान साहब से जो रामपुर से मॉडल बनाने की कोशिश करी है वो संभल को बना रहे हैं और संभल के बाद अन्य उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश और देश को इसी घृणित मानसिकता के साथ में स्वाद बिगाड़ने का कार्यक्रम चलता रहेगा। निशाना बना दिया जाएगा, जो उन लोगों के हक में खड़ा होगा, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको निशाना बनाया जाएगा। आजम खान साहब अपना निजी स्कूल नहीं चलाते, ट्रस्ट का स्कूल चलता था जिसमें 10 रुपए 20 रुपए लेकर के सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई होती थी। आप मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा संचालित किस स्कूल में 10 रुपए और 20 रुपए फीस लगती है, सीबीएसई से संचालित होते हो? कोई स्कूल का उदाहरण बता दीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि गरीब गुरबा अगर पढ़ लेगा तो वो संविधान पढ़ लेगा, संविधान कर लेगा तो इनसे हक अधिकार मांगेगा, वही इनकी नफरत है। वही हमारी पीडीए विचारधारा जब हम आगे लेके चले, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नई अवधारणा कर दी है, तो वही डर और घबराहट है। रामपुर में क्या नहीं हुआ, और लगातार कोर्ट के माध्यम से हर चीज पे जमानतें भी मिल रही हैं और वो खारिज भी हो रहे हैं मुकदमे, जिन सारे मुकदमों की बातें हो रही हैं, और आगे भी न्याय मिलेगा। न्याय की हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है न्यायपालिका पे कि हमारा पक्ष जो रखा जा रहा है उसको न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वीकार कर रही है और आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिल रहा है। और आप इस तरीके की बात करना कि माननीय अखिलेश यादव जी मिलने नहीं गए, तो हर चीज को जो प्रायोजित करके चलाया जा रहा है, संभल में भी वही चीजें हो रही है, वही सीओ चौधरी मैंने कहा और वही कमिश्नर है जो वहां डीएम होते थे, पदोन्नत करके सारी चीजें चल रही हैं। वो चौधरी साहब को किस तरीके से बसपा सरकार में पदोन्नत किया गया, वो उस समय चाटुकारिता करते थे बसपा सरकार की, फिर सपा सरकार आई, अपनी जाति विशेष के लोगों को छोड़ करके किस तरीके से लखनऊ में उन्होंने जुगलबंदी दिखाई प्रमोशन पाने के लिए, सारी चीजें हुई है, वो सबने देखा। दूसरी बात खत्म करने दीजिए, बात सवाल है तो बात खत्म, इसलिए मैंने कहा था अंतिम में बात कीजिएगा। चलिए ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, एक जवाब मेरा भी जो कमिश्नर साहब है, उसी तरीके से जो कमिश्नर साहब है वो भी उत्तर प्रदेश राज्य में केवल टेम्पररी बेसिस पे आए थे। क्यों परमानेंट किया जा रहा है? क्योंकि उसके पीछे सीधा सीधा उद्देश्य है, ये जो सब दंगाई माहौल बनाने का काम, जो स्वाद बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए स्थायी तौर पर उनको रखा गया है और पदोन्नत करके कमिश्नर बना के रखा गया उसी मंडल पे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि डीएम जब भी पदोन्नति पाता है और कमिश्नर बनता है, उस मंडल पे कभी पदोन्नत नहीं किया जाता जिसमें वो डीएम रहा हो। उससे पहली पदोन्नति जो होती है वो दूसरे संभाग में होती है, दूसरे जगह पे होती है। लेकिन यहाँ हो रहा है, हम सब देख रहे हैं और होने दीजिए, जनता भी देख रही है, न्यायालय भी देख रहा है, हमें न्याय मिलेगा, जनता भी समझ रही है, सब समझेंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो सीधे आपसे जुड़ी है और आदरणीय अजीत जी से जुड़ी है, आप खूब प्रायोजित होकर चला दीजिए, दुष्परिणाम हमारे खिलाफ दिखा दीजिए, सारी बातें दिखा दीजिए। अजीत जी भी भारतीय जनता पार्टी से टिकटाती थे, उनके होर्डिंग पोस्टर लगे थे, भाजपा से टिकट चाहते थे,
भाजपा के लिए प्रचार करते थे आपके चैनल हेड अजीत जी। यश जी देखिए, अब ये चीजें अब आप अरे पर्सनल हम जा आपको रहे हैं। सावधान कर रहे हैं, हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आजम खान जैसी जियाउर रहमान बर्की ना हो जाए। हम आपको सावधान कर रहे हैं। यश जी चलिए, हम सावधान कर रहे हैं आपने भारती जिक्र जी, किया। आपको भारती जी सावधान कर रहे हैं हम आपको। ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करते हम रहिए। तो अरे बता भाई रहे हैं कि अजीत जी आजम आपको चैनल खान हेड लगा है, है हम देश राजनीतिक का एडिटर है कार्यक्रम और कर आप रहे इस तरह की हैं। चलिए टिप्पणी ठीक कर है, रहे हैं। यश भारती जी, एक जवाब आप मेरा सुन लीजिए, एक जवाब आप मेरा सुन लीजिए। और बोलने से आपने पहले आजम खान सोचा साहब का करिए। जिक्र किया, आपने कहा कि वो स्कूल चलाते थे, वहां पे 10 रुपए 3 रुपए फीस लेकर वो स्कूल चलाते थे ताकि वहां के जो बच्चे हैं वो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से पढ़े, ताकि उनको नॉलेज हो, ताकि उनको संविधान का ज्ञान हो। आजम खान साहब ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया था, मुझे नहीं लगता सपा में कभी किसी ने किया होगा। अगर आपको याद हो, गाजियाबाद शायद शहर था अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर उन्होंने एक भाषण दिया था और कहा था कि ये बाबा साहब देख रहे हो ना, ये जो ऐसे उंगली करके खड़े हैं, ये सबसे बड़े भूमाफिया है। ये आजम खान साहब का शब्द था और उसके बाद भी जो उनका रौला रहा ना, वो बरकरार रहा। उनकी स्क्रिप्टिंग, उनकी डायलॉग बाजी के दीवाने भारत हुआ माता को करते थे टाइम यश बोलते भारती थे। जी। अपूर्वा जी मुझे भी समय दे दीजिए आप। ठीक है, चलिए रत्नेश जी। मुझे बोलना है या क्योंकि लगातार अजीत जी भी बीच में बोले, आप भी बार बार सवाल पूछिए, जवाब दे दूं मैं आपकी इस बात का? नहीं, अभी आप रुक जाइए, अभी रत्नेश जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके अच्छा, अब बाद मैं फिर रुक मैं जाऊं, सीधे आपके पास। अब मैं रुक जाऊं, अब आपने सवाल पूछिए, अब मैं रुक जाऊं, ठीक है? आप अच्छा अपना चलिए प्रायोजन चलिए, ठीक है विज्ञापन ठीक का है यश प्रायोजन भारती बंद जी, मत आपकी कीजिएगा। नहीं तो आपकी फिर क्योंकि नाराजगी हो विज्ञापन जाएगी में हमसे। अजीत जी आप को जवाब दे कितना दीजिए, रहना लेकिन चाहिए। जो मैंने सवाल किया आप उस नगर पर से जवाब अब दीजिएगा। विधानसभा क्या में आजम खान अजीत जी साहब ने इस तरह से जरूर बोला था? मुलाकात के आपके चैनल है, निश्चित तौर पर मेरी शुभकामनाएं सपा प्रतिनिधि के रूप में, इंडिया गठबंधन प्रतिनिधि के रूप में उनके सामने जरूर रहेगा। आपने जो सवाल किया, उस समय बसपा सरकार और समाजवादी पार्टी सरकार बना करती थी, दोनों का प्रतिद्वंदी एक दूसरे से प्रतिद्वंद रहता था। कुछ बसपा सरकार में उस समय प्रतिद्वंदी इस तरीके के लोग थे जो भूमाफिया थे, जो सरकारों जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। माननीय अखिलेश यादव, माननीय आजम खान साहब ने उन लोगों की तरफ इंगित किया कि ये बाबा साहब को इस तरीके से मानते हैं कि जिस तरह बाबा साहब ने उंगली की है वही प्लॉट हमारा है। बाबा साहब का अपमान नहीं था, उनके उन अन्यायी के खिलाफ था जो बाबा साहब के नाम पे केवल जमीन कब्जा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। वो बात कही थी आप, लेकिन क्योंकि आदत अधूरी बातें करना, जैसे आपने आदरणीय सपा नेता हमारे उदयवीर जी की बात को अधूरा बताया था पिछले कार्यक्रम में, जब तो ये अधूरी बातें करके आप पूरा कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, आप चलाइए, शुभकामना है। अपूर्वा जी शुभकामना देता हूँ भारतीय रत्नेश जी जनता से पार्टी जवाब से जरूर का लगातार इसी तरीके से प्रायोजन करते रहिए विपक्ष के लिए। ठीक है, रत्नेश जी। सरकार से सवाल पूछने की आपके चैनल की हिम्मत नहीं है, आपके चैनल हेड और आप लोगों की हिम्मत नहीं है। अब यश भारती जब देखिए फिर वही है कि अब मैं आप जवाब देने पे आ जाऊंगी तो फिर आप तिल मिला जाएंगे। अभी डिबेट शुरू हुई है, अभी 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 बहुत बहुत सवाल है, अभी बहुत सवाल है। आपने अजीत जी पे उंगली उठा दी, आपने चैनल पे उंगली उठा दी, आपने हमारी विचारधाराओं पे उंगली उठा दी। आप एक बार साहब अपनी गिरबान में बिछा कर देख लीजिए। वर्क साहब कहते हैं कि जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, बिजली विभाग के प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं है। करोड़ों नोटिस आया है उनको। अपूर्वा जी आप दूसरा चाहते हो। चलिए ठीक है यश भारती जी, देखिए मुझे और भी मेहमान हमारे साथ हैं, हमें उन्हें भी वक्त देना है। रत्नेश जी देखिए अपूर्वा जी, आपको साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 3 बार बोलने पे प्रभु का आशीर्वाद 3 गुना मिलता है। सबको मिले, जितने चैनल में है सबको मिले। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता, सांसद और विधायकों को यह समझना होगा कि ये पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ पर अगर आप कोई भी गैर कानूनी कृत्य करेंगे तो आपको महिमामंडित नहीं किया जाएगा, आपको दंडित किया जाने की व्यवस्था है। और दंडित किया जाए तो कानूनी प्रावधानों के तहत। और अखिलेश जी ने आज एक बात तो स्वीकार कर ली, उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को गुड इमेज बनाने की जरूरत है। इससे यह सिद्ध होता है कि इनके सांसद, विधायक और नेताओं की बैड इमेज बन चुकी है जनता के बीच में, क्योंकि बैड नहीं होगी तो उसको गुड करने की बात नहीं की जाएगी। तीसरी बात, जो जियाउर रहमान बर्क जी है, जियाउर रहमान बर्क जी युवा सांसद है, मैं भी एक युवा हूँ, युवा पीढ़ी से आते हैं, तो मेरी उनको सलाह है कि जियाउर रहमान बर्क साहब, आप कानून एवं संविधान सम्मत रह के कार्य करिए, आपको कोई भी प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को संविधान और कानून से ऊपर मानेंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर यहाँ
अवैधानिक कृत्य करोगे, संविधान विरोधी कृत्य करोगे, तो यहाँ के अलावा केवल एक ही जगह धरा पे आपको मिलेगी शरण, वो है जेल। क्योंकि हम यही कहेंगे भैया, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो संविधान संविधान कहना है। अगर संविधान का उल्लंघन करोगे, कानून का उल्लंघन करोगे, तो तुम्हारे बाप दादा प्रधानमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, कि सांसद रहे हैं, कि विधायक रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून का शासन सबको मानना पड़ेगा। अब हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र ने कहा, ये समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम बुरी है, इलेक्शन कमीशन बुरा है, मीडिया इनसे सवाल पूछ लेगा तो कहेंगे मीडिया बुरा है। ये सबको बुरा बताते हैं और प्रदेश और देश की जनता इनको कहती है सबसे ज्यादा बुरे तो आप हैं, इसलिए हम आपको चुनाव हरा दे रहे हैं। आप लोग अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो विचारधारा है, उसको रीएवेल्युएट करिए। अजीत जी पर आरोप लगा देने से और रस्तोगी जी पर आरोप लगा देने से, अपूर्वा जी पर आरोप लगा देने से आप चुनाव नहीं जीतेंगे। जनता भी सब जानती है। और मेजोरिटी वोट बैंक के मतों पर और उनके धार्मिक और सांस्कृतिक और विधिक मान्यताओं पर जो आप कुठाराघात करते हैं ना, वो भी लोग जानते हैं। अब वो जमाना चला गया, तब आप बरगला लेंगे। एक चीज और, इन्होंने आजम खान जी पे जो बोला अपूर्वा जी, आजम खान जी ने उन लोगों पे इशारा किया था। अरे नाम लिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का और इशारा उन लोगों पे किया था। एक बात इन्होंने संविधान की मैं चुनौती देता हूँ, यस भारतीय संविधान की प्रस्तावना सुना दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपको भारतीय संविधान पता है, क्योंकि प्रस्तावना ही है जो ये बताती है कि संविधान का लक्ष्य क्या है। चलिए ठीक है रत्नेश जी। संदीप जी, इस तरह से सकारात्मक छवि बन पाएगी क्या सपा की? और सकारात्मक छवि बनाने वाला सवाल उठा ही क्यों? क्या सकारात्मक छवि है नहीं सांसदों की, विधायकों की? अपूर्वा जी, पहली बात तो मेरी आपत्ति है इस बात से कि आपने अभी अपने इंट्रो में एक बात कही, टीपू। ये टीपू कौन है? जरूर बताइएगा दर्शकों को। ये है दूंगी, जवाब दूंगी। हाँ सुनिए ना, हम जवाब दीजिएगा। आपकी मानसिकता और आपके विचार और आप किस तरफ बात करना चाहते हैं वो वही प्रदर्शित हो जाता है कि जब आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके के स्लोगन से जो है टैग करके और सिर्फ वो बात कहना चाहते हैं जिसके आधार पे ध्रुवीकरण में भाजपा को मदद मिले। दूसरी बात, एक आपत्ति मेरी और है, अजीत जी ने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि वो सुनामी है, और देश में विदेश में पूरे विश्व में कभी भी सुनामी आई है तो वो तबाही लाती है। हम इनकी बात से 100% सहमत हैं कि भाजपा सुनामी है और ये तबाही लाती है, देश को तबाह करेगी, प्रदेश को तबाह करेगी, समाज को तबाह करेगी। तबाही के सिवा इसको कुछ आता ही नहीं। अन्यथा अपने 2022 का अगर मैनिफेस्टो पढ़े तो भाजपा, अब अपूर्वा जी आपको टोका टाकी करके आप सोचते हैं कि आप महान एंकर बन जाएंगी, आप सोचते हैं कि आप जो है वो संदीप जी, मैं महान एंकर बनूं ना बनूं, लेकिन सपा को तो छवि सुधारनी पड़ेगी ना। अब आप देखिए, अब आप इस तरह से कैरेक्टर एनालिसिस तो नहीं कर सकते संदीप जी, और ये मैं आपको कतई करने नहीं दूंगी। आज भी सबके भी अभी आपने मेरे कैरेक्टर एनालिसिस मैं आपको कतई नहीं करने दूंगी, इसकी मैं आपको बिल्कुल इजाजत नहीं देती हूँ। कि आपको किसने अधिकार दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ इस तरीके से आप करिएगा? किसने दिया अधिकार आपको? पूर्व मुख्यमंत्री क्यों अपने सांसदों और अरे विधायकों उनको की बहुत छवि लोग को कहते लेकर थे, नहीं मुलायम चलते सिंह खुद हैं? टीपू क्या उनको कहते नहीं थे। पता? पूरा सैफई उनको टीपू के नाम से जानता है संदीप जी। सुन लीजिए, जवाब अपनी दीजिए। जानकारी दुरुस्त कर लिए, पूरा सैफई टीपू के नाम से जानता है अखिलेश जी को। आते हैं जब अखिलेश जी और शिवपाल जी का झगड़ा चल रहा था तब इसी नाम से वो जाने जा रहे थे। अब देखिए अजीत जी, या तो आप बोल लीजिए, एंकरिंग कर लीजिए, या तो अपूर्वा जी कर लें। अब चार लोगों को तो हम नहीं जवाब दे पाएंगे। नहीं, आपका ही चार- सवाल चार है ना हम कर लेंगे, कि हमारे आपका जो इंट्रो में काम है टीपू आप क्यों अपना लिखा जवाब था? दीजिए। चलिए, हम अब आपने आपको जवाब सही दिया, बता रहे हैं कि अब आप जो आगे आप बढ़िए। टीपू की बात कर रहे थे उनको टीपू सुल्तान कहा जाता था। अगर सपा के नए सुल्तान, सपा के नए टीपू सुल्तान उनको कहा जा रहा था। अगर आपको याद होगा तो जब शिवपाल जी और अखिलेश जी का विवाद चल रहा था तो उस समय इसी नाम से अखिलेश जी को जाना जा रहा था। योगी जी को क्या क्या कहा गया है मैं बताऊं? उनके ही लोगों ने बता दूं, सुनिए।
उस पर मत जाइए, कहने बताइए, कहलाने तो पे आपके ऊपर है, आप बताइए, आपको बीजेपी जवाब देगी। बातें बता सकते। हाँ, तो रत्नेश फिर जी आप बैठे हैं, वो भाजपा जवाब को जवाब देंगे। दे रहे हैं। तो भाजपा को जवाब देने दीजिएगा ना, भाजपा की बैटिंग आप दोनों लोग क्यों कर रहे हैं? दिक्कत ये है, अब तीन भाजपा प्रवक्ता हम कैसे भाजपा का दें? जवाब नहीं दे रहे हैं, हम आपकी बात का हाँ, तो जवाब आप दे रहे देने हैं। दीजिए। नहीं, आप हमारी बात का रिक्वेस्ट है अजीत जी, मैं सम्मान करता हूँ खास करके पत्रकारों का। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप बहस करा डिबेट कर रखे हैं तो मेरी बात आने दीजिए। अपूर्वा जी, आपको कोई भी सवाल हो, आप बीच में इस तरीके से इंटर करने के बजाय एक सेंटेंस पूरा हो जाए तो आप बोलिए। बीच सेंटेंस में बोलेंगे तो आदमी बात कर ही नहीं पाएगा, क्या डिबेट करेगा वो। जी, अब अगर अनुमति हो तो मैं अपनी बात रख दूं। जी बोलिए। अपूर्वा जी, हमने ये कहा बोलिए, कि बोलिए। जो बात अभी तक की डिबेट में आई, मैंने सिर्फ उसी बात का उद्धरण किया, अपनी तरफ से भी मैंने कुछ बोला ही नहीं। जो बातें आई, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि रामपुर के आजम तो नहीं हो जाएंगे, एक किसी सांसद की बात कर रहे हैं। इसी प्रदेश में एक नाम और रहा है जिसका आप लोग जिक्र नहीं किए, भुक्कल नवाब। भुक्कल नवाब भी हो सकते हैं। 6.74 करोड़ रुपए का नोटिस इशू हुआ था। कितना रुपए प्रदेश की जनता को मिला जरूर बताइएगा, आप या भाजपा या कोई भी बता दे। और 54 बीघा जमीन का मसला था, उसमें से कितनी जमीन वापस आई? हुआ ये कि इस तरीके की नोटिस इशू करके, इस तरीके के दबाव डाल के आपने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वही एमएलसी पद पर जाकर जो है पहली बार मुख्यमंत्री योगी जी, जो कि अपने चाचा की गद्दी पर आके, अपने चाचा और बाप की गद्दी पर आकर बैठ के महंत बन गए, अन्यथा लोंगोटी धोते धोते मर गए कितने महंत, मठाधीश नहीं बन पाए। तो वो कैसे पूज्य हो गए जिनको नहीं आता है। सुनिए, संदीप जी, अरे सुनिए, शांति से संदीप जी, नहीं, ये ज्ञान गलत नहीं, बात ज्ञान है। नहीं। आप एक मुख्यमंत्री पर नहीं, आप नहीं मानते होंगे सनातन धर्म को। आप मुस्लिमों की चाटुकारी से करते होंगे, आप मुस्लिमों को अपना माँ बाप मानते होंगे, मैं नहीं मानता। तुम आप अपना बाप मुस्लिमों मानते हो, और अरे बाबा अकबर को अपना अपना दादा बाबा अपने बाप मानते अपने होंगे। डीएनए मैं नहीं मानता, आपके औकात कैसे होंगे करो। अभी 4 दिन पहले कांग्रेस में थे, चक्करा दो कौड़ी के लोग पूछे जिनको कांग्रेस पार्टी पूछे कभी नहीं पाते नहीं, वो लोग पूछ मांगती थे टिप्पणी करेंगे इस प्रकार की। तुम्हारे औकात कैसे होंगे भारतीय जनता सरकार की टिप्पणी करने की? इस बदतमीज को शांत कराइए, मैंने शांति से सुना। थोड़ा सा शब्द की गरिमा का ध्यान रखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। जुम्मन मियां की आवाज की बात करेंगे, जाके खाएगा मुस्लिम दूसरा से कहना, हमारे बाप दादा बाबर के गुलाम कर लेना। यहाँ इस देश में मुगलों और मानसिंह की भी औलादें रहती हैं, उसमें से तो नहीं हो। आपको अगर राहुल गांधी और तेजस्वी की दलाली करनी है तो करिए, लेकिन मैं आपको कतई भी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं बर्दाश्त करूंगा। राहुल गांधी ठीक है सर, अब थोड़ा सा शांत हो जाइए। संदीप जी, रत्नेश जी, लेकिन चलिए ठीक है संदीप जी, रत्नेश जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। पंकज रस्तोगी जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं काफी देर से, उनकी भी प्रतिक्रिया मुझे लेनी। मैं डिबेट में बोलने नहीं दूंगा इस व्यक्ति को, समझ अरे भाग जाओ तुम जैसे सनातन द्रोही लोगों के साथ। संदीप जी क्या बोल रहे हैं आप? अभी 4 दिन तक ये शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं डिबेट में बैठ के, इन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं डिबेट में बैठ के। इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे? बिल्कुल चला है, बिल्कुल करूंगा। जा तू करना कार्रवाई कर, सरकार तुम्हारी है। उसी पार्टी में गुलामी कर रहा था, उत्तराखंडी बाबा की गुलामी करेगा। अबे अभी तक कहाँ से तुम वहाँ की पैदाइश कांग्रेस के पैदा किए हुए कीड़े गंदी। संदीप जी थोड़ा सा लगाम लगाइए, थोड़ा सा शब्दों पे लगाम लगाइए। रत्नेश जी आप भी सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। क्या बोल रहे हो?
चलिए ठीक है संदीप जी, रत्नेश जी, सुनने बहुत की हम्बल क्षमता रिक्वेस्ट है आप दोनों से। जुम्मन की औलाद, गुलामी अरे तुम्हारी बात का पता है, अपने बाप का पता कर पहले, बाप का पता संदीप कर, जी, बाप का गाली गलौज नहीं, बाप का पता कर। संदीप जी गाली गलौज नहीं। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस तरह से आप अपनी अभी पार्टी तक को 4 दिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले चैनल पे, गाली गलौज करके, 4 दिन पहले तक कांग्रेस में था। गाली गलौज करके आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे तर्क के साथ बात करिए ना संदीप जी, तर्क के साथ बात करिए। अपूर्वा जी, आपका काम हो गया, अरे बीच में बोलने का क्या है, के साथ तो क्षमता होती तो सुनता है, बोलता ये है। तू तड़ा गाली गलौज नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। संदीप जी, रत्नेश जी, अब 4 दिन के पहले का कांग्रेस अभी नया नया आया है, भाजपा में कोई पूछता नहीं है, जबरदस्ती फांसी की बात कर रहा है। अबे गुलाम नहीं तो क्या करने कांग्रेस था, बुलाया था किसी ने, कांग्रेस मैंने राहुल गांधी को दुत्कार दिया। हाँ, रत्नेश जी, अभी तक बात नहीं सुन रहे थे, नहीं बनाया, मैंने बार बाला को अरे समझ रहे, जिसकी तुम गुलामी कर रहे हो। हाँ हाँ, ठीक है अपनी रत्नेश अम्मा जी, से पूछ लेना, वो भी रत्नेश जी, अब सर थोड़ा सा चुप होना पड़ेगा। संदीप जी, रत्नेश जी, गुलामी कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, अब थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा सर, थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा। आपसी तू मैमे के लिए तो हम नहीं बैठे ना, आपसी तू मैमे के लिए हो नहीं गया, बैठे, पंकज रत्नों की किसी सवाल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। इनको रोकना चाहिए, इनको रोकना चाहिए ना आपको, आपको ठीक है, टीआरपी रत्नेश ऐसे ही जी, लड़ते रहेंगे। क्या है, रत्नेश नहीं जी, ऐसा संदीप जी, लड़ना क्या है, जी जी ठीक उन्होंने है। बीच में पंकज जी से बोला, मेरा आपने सवाल है, बोला। पंकज जी से मेरा सवाल है, मैं आऊंगी आप दोनों क्या से, सवाल है? आप दोनों इस से जब तरीके मेरा से सवाल बात होगा होगी। तब आप प्लीज तब आप बोलिएगा। नहीं, नहीं, पंकज इस जी से तरीके मेरा से सवाल डिबेट है। होगी। नहीं, मेरी बात क्यों नहीं आने देंगे आप, क्यों नहीं आने देंगे, ये संदीप डिबेट होगी जी। कि बीच में कोई इंटरप्ट कर देगा, उसके बाद आप जी, बताएं। आप चले जाएंगे दूसरे पर। संदीप जी, लेकिन संदीप जी, डिबेट अब सर नहीं, शांत होना पड़ेगा। संदीप जी, अब नहीं थोड़ा सा शांत शांत होंगे। होना पड़ेगा। हम बिल्कुल अपनी बात रखेंगे उसके बाद। आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा, लेकिन आप दूसरों हाँ, को भी तो बोलने का मौका बिल्कुल। दीजिए। पंकज जी वरिष्ठ नहीं, नहीं, पत्रकार हैं, मेरी हमारे बात साथ नहीं जुड़े कहा, हुए हैं, मेरी बात मुझे उनकी नहीं भी कहा। प्रतिक्रिया नहीं। लेनी है। जब संदीप जी, सुन लीजिए, आपने मेरी बात क्या आई कहा भाई, मैं चलिए अपना ठीक है, टाइम ठीक है, ठीक है, ठीक है संदीप जी, संदीप जी, मैं अपनी ठीक है, बात नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं तो क्यों आऊंगी करूं? आपके हाँ। पास, आपके तमाम जी। जवाब सुनूंगी मैं। एक बार पंकज जी हाँ, का मैं बिल्कुल। रुक कर लेती हूँ। नहीं, मेरी पंकज बात जी, आ जाने दीजिए, stop। पंकज जी, आज जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को एक सकारात्मक छवि बनाने की जरूरत है, कांग्रेस कि की सकारात्मक दलाली कर छवि रहा था, बनाने अभी वाली तक यहाँ स्थिति जाकर आई ही 1000 रुपए दे दो, 2000 रुपए दे दो, दलाली नहीं चली तो भाजपा में संदीप आके जी, फटी फोटो खिंचा के बचा संदीप भाजपा का जी, नेता। बहुत अब सर, बता बहुत रहा है हम्बल कि रिक्वेस्ट है आपसे, आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता अभी तक हैं तुम्हारी संदीप जी, मां बहुत नहीं वरिष्ठ करती थी। प्रवक्ता है, हम सब आपकी इज्जत इस करते हैं। तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्लीज सर, करते हैं। थोड़ा सा शांत जिस हो पार्टी जाइए, में थोड़ा अभी सा तक तुम धैर्य थे, रखिए। जिसने पंकज जी तुम्हारा का जवाब वजूद सुन बनाया, लीजिए। जिसने तुमको इस लायक किया कि यहाँ के बोल संदीप सको, जी, अब देखिए, आप अब बता शांत रहे होना हो, पड़ेगा आपको। बार-बार होगी। ऐसे नहीं होगा, अपनी ऐसे नहीं फेसबुक होगा, के पोस्ट पढ़ ऐसे नहीं लेना, चलेगा। अपनी फेसबुक के पोस्ट पढ़ लेना। राहुल गांधी के गुलाम भड़क गया। तुम्हारे संदीप जी, राहुल गांधी के गुलाम भड़क रत्नेश गया। जी, पैदा किए हो। चलो भाई शांत कराइए इन लोगों को। गुलाम भड़क गया। संदीप जी, राहुल रत्नेश गांधी जी, का अब गुलाम सर भड़क गया। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पंकज जी ना, आप जवाब दीजिए, पंकज जी से पंकज जी लीजिए। आप जवाब दीजिए, क्या इस तरह से रत्नेश जी, सकारात्मक संदीप छवि जी, आप बन लोग थोड़ा पाएगी? शांत रहिए, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। संदीप जी, रत्नेश जी, अब देखिए आएगा डिबेट भी को आप आगे लोगों के बढ़ने पास फिर दीजिए, से हमारे सवाल साथ लिया और भी जाएगा। पैनलिस्ट हैं। आम आदमी पार्टी में, अरे सुनो, तो तुम्हारा वजूद क्या है? आम आदमी पार्टी में गए, सुनो, आम आदमी पार्टी में गए, आम संदीप आदमी जी, पार्टी में गए, अपना संदीप जी अपना- बहुत इन लोगों की वरिष्ठ आवाज प्रवक्ता म्यूट है करा सर, अब आप दीजिए। इस तरह से करेंगे, इस तरह से आप करेंगे, डिबेट को आगे नहीं बढ़ने देंगे, कोई मतलब नहीं। अभी शुरुआत में आप ही कह रहे थे ना, अभी शुरुआत में डिबेट को म्यूट लेकर करिए सवाल आवाज, म्यूट आपकी करिए। तरफ से उठ रहे थे। ठीक है, बस करिए पंकज आम जी। आदमी पार्टी जी, बताएं। कांग्रेस में बात पंकज जी, इस तरह से सकारात्मक छवि बन पाएगी क्या? और अगर सकारात्मक छवि बनाने का बात आ रहा है सबके सामने, तो आखिर ये सवाल क्यों? सकारात्मक छवि क्या है नहीं सपा कार्यकर्ताओं की या मंत्रियों नहीं की? हूँ, अब उस मोदी और चौथी पास से डर के यहाँ नहीं बैठा हूँ। इस तरीके नहीं, से नहीं, हम 5 से 7 के आम युवा आदमी नेता पार्टी, अरे अनम्यूट करा दीजिए, इन लोगों को म्यूट करा दीजिए। अपूर्वा जी, संदीप जी, रत्नेश जी, अब देखिए मुझे मजबूरन म्यूट करवाना पड़ जाएगा, ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाएगा। वो पहले कराना अपूर्वा जी, चाहिए। अपूर्वा जी, देखिए कितनी व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहा है। रत्नेश जी, मैंने फिर रत्नेश इतना जी। अपोज किया कि कूदमान म्यूट करा दीजिए, चलिए, तभी ठीक है, लोग रत्नेश जी, मानेंगे। मैं मानेंगे लौटूंगी। अरे सर, डिबेट को आगे भी तो बढ़ने दीजिए। पहले राउंड में तुमने इधर उधर की बात की, मैंने बोला अरे सब सुन लेंगे सर, संदीप जी सब सुन लेंगे आपकी बात। पंकज जी का भी तो जवाब सुन लीजिए, क्या पता आपको और आपके और सवाल हो जाए। योगी मेरा बाप है, योगी मेरा बाप करने लगे, से बाहर हो, कर्म करो संदीप योगी मेरा बाप है, वही योगी मेरा बाप है, के बता साथ रहे फेंक देंगे। हैं। अरे बना मुझे लेंगे पता है भाई। पार्टी से संदीप जी, निकालने संदीप जी, अब देखिए मुझे अब उतारता घर में
पीसीआर से मुझे बोल के आपको ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाएगा। उसके बाद भी नहीं ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाएगा सर आपका, फिर कोई मतलब नहीं है, वक्त की बर्बादी हो रही है, डिबेट खराब हो रहा है। ऑडियो डाउन करवाइए। चलिए पंकज जी जवाब दीजिए आप। जी देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए समाजवादी पार्टी का इतिहास क्या रहा है वो सभी ने देखा है। 4 बार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही और जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न, गुंडागर्दी और दंगों का राज रहा, ये भी जनमानस ने देखा। इसी कारण से समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में पुनर्वापसी नहीं हुई। एक बार सरकार बनने के बाद सरकार चली जाती थी, कभी पुनर्वापसी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ ने पुनर्वापसी की है तो वो सुशासन के कारण की है। और दूसरी बात, अभी जो आजम खां की बात, तो अखिलेश यादव भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का इतिहास बुरा रहा है, तभी वो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बैड इमेज है। इसीलिए वो अपने सांसदों और अपने जितने नेता उनको ये कह रहे हैं कि पार्टी की इमेज को सुधारने का काम करिए। और जिस तरह से उनके लोग अभी भी तल्ख टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे हैं उनके नेता, तो वो इस चीज को जानते हैं। लेकिन अभी जो आजम खां की बात हो रही थी, आजम खां ने भारत माता को डायन भी कहा था, ये भी भारतीय जनमानस ने देखा है, भारत माता को डायन कहने वाले आजम खां। और जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण जिस तरह से किसानों की और सरकारी भूमि को अधिग्रहण कब्जा करके बनाया गया था, वो भी उसके भी मुकदमे विचाराधीन है, जनमानस ने देखा। और रहा सवाल मुकदमों का, तो मुकदमे में तो ये न्यायपालिका का अधिकार है, संविधान का अधिकार है कि उसको जमानत मिलना चाहिए, तो उनको जमानत मिली। और अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे थे, उन्होंने डबल क्या नाम है वो बनवा, मार्कशीट में गलत रिपोर्ट बना रखी थी, वोटर आईडी में कुछ और उसमें कुछ, आधार कार्ड में, इसीलिए उनको जेल की हवा खानी पड़ी। और यही हाल उनकी जो राज्यसभा सांसद उनकी वाइफ थी, उनको भी ये तमाम इस तरह की मुकदमों को झेलना पड़ा और सजा में उनको जेल जाना पड़ा। आजकल वो जमानत में है। तो इस तरह की बात करना समाजवादी पार्टी का पुराना रास्ता रहा है। 815 दंगे हुए थे 12 से 17 में, ये भी सबने देखा है। तो समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आज समाजवादी पार्टी महिलाओं की बात करती है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में महिलाओं की क्या दुर्दशा थी, ये भी लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में 15 करोड़ 2 लाख वोटर थे, 8 करोड़ पुरुष और 7 करोड़ महिलाएं। समाजवादी पार्टी ने कभी महिलाओं के हित की बात नहीं की। और अयोध्या में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और राजू खान ने एक 13 साल की लड़की को गर्भवती करने का काम किया, और उसके बाद कन्नौज में जिस तरह से नवाब सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी का नेता है उसने बलात्कार की घटना किया, ये भी भारतीय जनमानस ने देखा है। इसी की परिणति रही कि समाजवादी पार्टी भले लोकसभा चुनाव में झूठ का नैरेटिव बनाकर इतने सांसद भले जिता पाई, लेकिन जनमानस ये जानता है, जनमानस ने इसीलिए देखिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उसको नीचे लाने का काम किया। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि जो सफी रोमान बर्क की बात आ रही है, सफी रोमान बर्क जिया रोमान बर्क के पौत्र हैं और वहां तुर्की समुदाय से आते हैं और वहां संभल के निवासी हैं, संभल से सांसद हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बिजली चोरी, एक सांसद रहते हुए, एक संवैधानिक पद पे रहते हुए जिस तरह से उन्होंने बिजली चोरी किया, तो ये भी सबने देखा, बकायदा उसके वीडियो है, बकायदा उसके वो है। तभी 1 करोड़ 91 लाख का उनके ऊपर क्या नाम जुर्माना इम्पोज किया गया, 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना इम्पोज किया गया। और अवैध निर्माण, वो देखिए अवैध निर्माण किया जा रहा है, उसका 16 जनवरी तक का नोटिस है। वो निश्चित मान के चलिए 16 जनवरी तक वो जवाब नहीं देंगे तो निश्चित मान के चलिए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तहसील ने उनको नोटिस जारी कर रखा है। और हाई कोर्ट ने भी देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने उनको जो है उनके मुकदमे जो उन्होंने कहा था वापस लिए जाए, उस बात को खारिज कर दिया, उनके पिटीशन को। लेकिन हाई कोर्ट ने बस खाली एक बात ये राहत उनको दी कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उनको जांच में सहयोग करना पड़ेगा। और जिस तरह से संभल को दंगों में ढकेलने का काम सफीउर रहमान बर्क उनके लोगों ने किया है, ये भी जनमानस ने देखा है। तुर्की समुदाय के जियोर रहमान बर्क, सुहेल इकबाल जो वहां के सांसद जो विधायक हैं, वो अफगानी समुदाय से, दोनों के विवाद का ही परिणति रही कि संपत्ति पे इतना बवाल हुआ, वो भी जनमानस ने देखा है। और आज जो है जियोर रहमान बर्क अपने को सफेद पोश बताने का काम कर रहा है कि मैं उसमें नहीं था, मैं उस समय नहीं था, लेकिन आप षड्यंत्र में शामिल थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपके ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। और वहां जिस तरह से मस्जिद से 600 लोगों को घरों में बिजली दी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो ये भी जनमानस ने देखा। तो ये सब सारी परिणति समाजवादी पार्टी के जिस तरह से रवैया रहता है, इसीलिए अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि उनकी पार्टी की बैड इमेज है। ये इसका मतलब अखिलेश यादव खुद स्वीकारोक्ति उन्होंने कर दी है कि पार्टी की उत्तर प्रदेश में बैड इमेज है। इसीलिए वो अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रहे हैं, नेताओं का आह्वान कर रहे हैं कि तल्ख टिप्पणी न करें और बैड इमेज से बचे, पार्टी को
सुधारने का काम करें, तभी बैड 2027 में इमेज कुछ से होगा, बचे, नहीं तो 2027 सकारात्मक में समाजवादी छवि बनाए। वापसी, पार्टी की वापसी बहुत मुश्किल है। ठीक है अजीत जी, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ से समझना चाहूंगी। अगर समाजवादी पार्टी अपूर्वा कहीं जी चुनाव हारती है तो ईवीएम खराब है, मीडिया अगर सवाल पूछ रही है तो सीधे मीडिया की विचारधारा पे सवाल उठा दिया जाता है। इस तरह से बन पाएगी क्या समाजवादी पार्टी की छवि सकारात्मक? और अगर सकारात्मक छवि की बात हो रही है तो सबसे पहली बात कि खुद अखिलेश यादव या फिर वो मान रहे हैं इन चीजों को कि सकारात्मक छवि नहीं है हमारे नेताओं की, तो भाई पहले उनकी छवि सुधारी जाए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अपूर्वा, आपने सही बात कही। अखिलेश यादव साफ सुथरी छवि के नेताओं को चाहते हैं, साफ सुथरी नेताओं को, छवि के नेताओं को पसंद करते हैं। आपको 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। मंच पर उन्होंने डीपी यादव को नहीं चढ़ने दिया था और विरोध किया था, उनको पार्टी में शामिल नहीं होने दिया था। जबकि मुलायम सिंह यादव यानी उनके जो पिता थे वो चाहते थे कि डीपी यादव को शामिल किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबली थे और एक बड़ा उनका रसूख था, लेकिन डीपी यादव को मंच पर न चढ़ने देना, उनको शामिल ना होने देना पार्टी में। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था और ये मैसेज दे दिया था कि देखिए भाई, अब ये नई समाजवादी पार्टी है, नया समाजवादी का नेता है अखिलेश यादव, और उन्होंने डीपी यादव जैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हुई। देखिए अब ये सपा बदल गई है। अखिलेश यादव बिल्कुल उस विचारधारा के नहीं है और अखिलेश यादव को ये बात बिल्कुल पता चल रही है कि भाई उनके जो नेता हैं उनकी जो छवि खराब हो रही है, वो मैसेज ठीक नहीं जा रहा, पार्टी का मैसेज ठीक नहीं रहा। अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता, वो चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का, अगर पार्टी का किसी नेता का आचरण खराब होता है, उसके ऊपर कोई आरोप लगता है, चाहे वो रेप का आरोप लगे, चाहे हत्या का आरोप लगे, चाहे डकैती का लगे, तो छवि अल्टीमेटली पार्टी की खराब होती है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोग अपनी छवि को सुधारिए और अपनी छवि को सकारात्मक करिए, क्योंकि देखिए जो जनमानस है, जो जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। अगर बहुत ज्यादा देर तक आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते, इसीलिए अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि पार्टी में अच्छे नेता हो, उनकी जो छवि है वो साफ सुथरी हो। और देखिए समाजवादी पार्टी, देखिए एक मजबूरी होती है। मजबूरी ये है कि भाई ठीक है, उनका अपना वोट बैंक है और उस वोट बैंक के साथ उनको काम करना है। उसमें यादव भी है, मुस्लिम भी है, अल्पसंख्यक भी है। अब पीडीए उन्होंने बनाया भाई पिछला दलित और अल्पसंख्यक, उसको लेकर उनको राजनीति करनी है, तो वो डिफेंड करेंगे। वो संभल को डिफेंड करेंगे, वो बहराइच को डिफेंड करेंगे, वो आजम खान को डिफेंड करेंगे, वो जियाउर रहमान बर्ग को डिफेंड करेंगे। पहले वो मुख्तार और अतीक को डिफेंड करते थे, तो वो करेंगे। देखिए क्योंकि वो पार्टी लाइन है, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक को देखना है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं अखिलेश यादव को जानता हूं, वो अच्छे नेताओं को पसंद करते हैं, समाजवादी पार्टी की छवि को सुधारना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सुधरने का नाम नहीं लेते। तो ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव के सामने भी मजबूरी है, या तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें या फिर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। और देखिए जो बात अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार रस्तोगी जी कह रहे थे कि भाई 800 से अधिक दंगे हुए 2012 से 17, तो आंकड़े आप नहीं हटा सकते, आंकड़े आप नहीं मिटा सकते, और आंकड़े झूठ बोलते नहीं। कागज का पेट कागज ही भरता। आंकड़ों का जवाब आप आंकड़े से कर सकते हैं, या तो फिर अपनी छवि सुधार कर सकते हैं। तो यही बात जियाउर रहमान बर्ग के साथ भी है कि आप अगर फंस गए हैं जांच में तो आप उसका सामना करिए ना। ये कहने से कि नहीं आप ये हाल कर देंगे, मेरे खिलाफ आप करना चाह रहे हैं, रामपुर के कमिश्नर पर आप निशाना साध रहे हैं, पुलिस फोर्स पर निशाना साध रहे हैं। भाई यही पुलिस तो थी समाजवादी सरकार में, किसके खिलाफ कार्रवाई होती थी? दंगे क्यों होते थे? क्योंकि आप कानून व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। वहां एक वर्ग, एक समुदाय के लोग दूसरे वर्ग समुदाय के पीछे पड़ जाते थे और वहां कार्रवाई नहीं होती थी। मुजफ्फरनगर के दंगों में आपने देखा कितने स्टिंग ऑपरेशन हुए, सब कुछ निकलकर सामने आया कि आजम खान का क्या रोल था। आरोपी को कह रहे थे नहीं छोड़ दो भाई छोड़ दो, खुलेआम गांव में जाकर 2 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। तो ये छुपा नहीं है किसी से। और अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि राजनीति में अगर आपको लंबा चलना है, राजनीति में आपको लंबे समय तक आपको बैटिंग करनी है पिच पर टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह, तो आपको अपनी छवि सुधारनी होगी। और अखिलेश यादव इस मामले में सख्त है। डीपी यादव का मैंने उदाहरण बताया, शुरू में मुख्तार को भी नहीं शामिल होने दिया था उन्होंने। इसी से जुड़ा एक सवाल है, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अखिलेश यादव साफ छवि चाहते हैं अपने नेताओं की, अपनी मंत्रियों की। एक वक्त ऐसा भी आया था कि आजम खान की जो छवि बिगड़ी, खुद अखिलेश यादव ने उनका साथ छोड़ दिया था। बिल्कुल, आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने कई बार उस समय हम लोग सरकार कवर करते थे। और मैं आपको एनेक्सी की बात बता रहा हूं कि कैबिनेट में देर से आजम खान पहुंचते थे और वो उनका एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता था। अपने को नेता मुलायम सिंह यादव का सहयोगी मानते थे और उसी तरह का एटीट्यूड करते थे कि भाई अखिलेश यादव बच्चे हैं। अखिलेश यादव ने उनको कैबिनेट के बाहर खड़ा कर दिया था, उनकी मोबाइल रोक दी थी,
उनको अंदर नहीं आने दिया था कि अनुशासन सबके लिए बराबर है। तो अखिलेश यादव देखिए इस मामले में सख्त है। अब वो कार्रवाई नहीं करते, वो पार्टी की मजबूरी है, वोट बैंक की मजबूरी है। अदरवाइज अखिलेश यादव इसीलिए वो कह रहे हैं ना कि आप अपनी छवि को सुधारिए, अपनी छवि को साफ सुथरी करिए। देखिए सामने भारतीय जनता पार्टी है, आपके सामने ये देखना होगा कि आपके सामने प्लेयर कौन है, आपका सामने जो वाला जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी है वो कौन और कितना मजबूत है। क्योंकि बीजेपी हमेशा अपनी पिच पर खेलती है और मजबूर कर देती है, विपक्ष भी उसी पिच पर आ जाती है और फिर क्लीन बोल्ड हो जाती है। तो अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं। अपूर्वा, बिल्कुल अजीत जी, और जिस तरह से अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि उनके पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनकी साफ छवि बने, और साफ छवि आजम खान साहब की जिस तरह से बिगड़ रही थी, एक वक्त ऐसा आया कि अखिलेश यादव ने खुद उनका साथ छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया, यश भारती जी, पंकज रस्तोगी जी, रत्नेश जी आपका बहुत शुक्रिया, अजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप देखिए अब जिस तरह से अखिलेश यादव अब उनकी इस बयान को या तो एक वार्निंग की तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो मंत्री हैं वो ले कि ये भाई फाइनल वार्निंग है, अपनी छवि सुधारनी है क्योंकि हमारे सामने प्रतिद्वंदी बीजेपी है। और कहते ना कि कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को, अपने प्रतिद्वंदी को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। और ऐसे में बीजेपी ने जो छवि अपनी बनाई है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार ने जो अपनी छवि बनाई है, उसके लिए समाजवादी पार्टी अगर उनके सामने कॉम्पिटिटर के तौर पर खड़ी हो रही है तो उसे भी अपनी छवि सुधारनी होगी। और ये फाइनल अल्टीमेटम मान ले तमाम समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं और विधायक हैं अखिलेश यादव की इस बात को। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।